Hello students, so we are back again with the next session and of course KVPY is now not happening in the country, but nonetheless for now we have decided to continue with the series as some of the students requested us in the comment section of my previous video. So here we are doing it. So you can ignore the name for now. We can just call it advanced level series, or you can just say that series for the INPHO exam. So in any case, this is the schedule in which we are releasing the video. इस schedule के हिसाब से रिलीज किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी फोटोग्राफ खींच लो एंड इससे तुमको पता रहेगा कि कब वीडियो रिलीज होने वाला है एंड यू कैन सी दिस. सो एवरी संडे वी रिलीज दिस वीडियो. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं कवर करने वाला हूँ सुपरपोजिशन और इनफाइनाइट ग्रिड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर. ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये बच्चों को तंग करती हैं, तो आज इन्हीं पे कुछ बात की जाए. ठीक है, तो सेशन का फ्लो कैसा रहेगा वो मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ. ठीक है, और इनके आंसर्स भी मैं दिखा दूंगा. सो एडवाइसेबल ये है कि आप क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आंसर चेक करें कि आपको वो आंसर आया कि नहीं आया. जब आप ये प्रोसेस सारे क्वेश्चंस के साथ कर चुके हो तब ये देखें कि क्या आपको सारे क्वेश्चन आते थे. अगर आपको सारे क्वेश्चन आते थे तो आपको आगे ये सेशन देखने की जरूरत नहीं है. और अगर बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको लगे कि आप नहीं कर पाए तो फिर आप इस सेशन को जरूर देखिए. तो मैं और सेशन के एंड में एक टीजर भी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं. तो ये है क्वेश्चन इरोडोव बुक से. तो वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, चेक करो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है. आई एम मूविंग ऑन. सो दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. All right, now this is the next question again from Irodov. Again, you can pause the video, you can try the question, and once you are done, then you can move ahead in the video. So this will be the answer for this particular question. Now the next question is again from Irodov, and again you can pause the video, you can attempt this question. अगर हो जाता है तो ये रहा आंसर. You can cross verify whether you are getting the correct answer or not. ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, ये भी इरोडोव से नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो देखो इसका आंसर निकाल पाते हो कि नहीं. इसका आंसर होगा ये r0/2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इरोडोव के ही प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है. ये क्वेश्चन पाथफाइंडर किताब के अंदर भी है. ठीक है, पेज नंबर लिखा हुआ है, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पाथफाइंडर. तो वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन होता है कि नहीं. ठीक है, और आई होप तुम लोग अभी तक ये ट्राई कर चुके हो. नाउ मूव अहेड इन द वीडियो एंड हियर इज द आंसर. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं और एंड में फिर मैं एक टीजर दूंगा जो कि मैंने खुद ने बनाया है. ठीक है, लेकिन उसको बना तो दिया मैंने, लेकिन बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी इतनी कॉमन सिचुएशन है कि हो सकता है ये किसी न किसी बुक में भी हो. तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि चलो ये नॉवल होगा या नहीं. मे बी हो सकता है नॉवल हो सकता है ना हो सकता है तुम्हारे लिए नॉवल हो, लेकिन ये ऑलरेडी किसी बुक के अंदर एग्जिस्ट करता हो. लेकिन मैंने कहीं से देखा नहीं है इस क्वेश्चन. आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन ऑन माय ओन एंड बिकॉज ऑफ द कॉमननेस ऑफ दिस सिचुएशन आई थिंक ऐसे क्वेश्चन बने होंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सामने सिचुएशन थी, देयर आर टू मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस ए लोकेटेड इन होमोजेनियस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम विद रेजिस्टिविटी रो. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉल्स प्रोवाइडेड बाय सेपरेशन इज मच लार्जर. तो देखो गाइस, हम पहले सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं. तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक बॉल है, बॉल का रेडियस हमें ए गिवन है और बहुत दूर हमारे पास एक दूसरी बॉल है. ठीक है, तो ये बहुत दूर बताने का क्या मतलब हुआ वो समझते हैं. बहुत दूर बताने का ये मतलब माना जा सकता है कि ये स्फेयर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये मान सकते हैं, यही मानता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में. तो अगर इनके बीच में लार्ज डिस्टेंस है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि हमने जो भी बैटरी कनेक्ट करी है या जिस भी मैकेनिज्म से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है, इसकी वजह से यहाँ से करंट आता है और ये करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है स्पेस में, जो पुअरली कंडक्टिंग मीडियम है जो कि स्पेस में प्रेजेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है, तो इसका इन्फ्लुएंस लेने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, उसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं. तो अगर हम उसका इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे तो फिर इस स्फेयर के लिए सब कुछ सिमेट्रिक कंडीशन हो गई. मतलब कि ये करंट जब यहाँ से स्प्रेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में सब कुछ यूनिफॉर्म है. मतलब कि हर डायरेक्शन में सेम सिचुएशन है, बिकॉज दूसरा स्फेयर बहुत दूर है तो उसका इन्फ्लुएंस आएगा नहीं. ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. मतलब कि अगर ये नहीं होता, तो इस स्फेयर से r डिस्टेंस पे हम जो करंट डेंसिटी लिखते उसको हम I/4πr² लिख देते. नोटिस करो इसको. ठीक है, ये हम तब लिखते जब ये नहीं होता. अकेले इसके इफेक्ट की वजह से इतनी करंट डेंसिटी आ जाती.
अब एग्जैक्ट लॉजिक उल्टा दे दो कि अगर सिर्फ ये होता और ये नहीं होता, ठीक है, तो यहां से जो करंट कलेक्ट हो रही होती, ठीक है, वो हर डायरेक्शन से सिमेट्रिकल होती, ठीक है। तो यहां से सेम पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊं, ठीक है, ये सेपरेशन में एल मान लेता हूं, कौन सा सेपरेशन, दोनों स्फेयर्स के सेंटर के बीच का सेपरेशन एल, ठीक है। तो सेम पॉइंट के लिए जो दूसरे स्फेयर के से डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो एल माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्फेयर की वजह से यहां से एल माइनस आर डिस्टेंस पे जो करंट डेंसिटी लिखी जाएगी वो आई अपॉन 4 पाई एल माइनस आर का स्क्वायर लिखी जाएगी। तो ये हमने करंट डेंसिटी लिख ली है दोनों स्फेयर के एक साथ प्रेजेंस होने की केस में, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है, ठीक है। तुम ये मान लो, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि सपोज अगर मैं तुमसे कहता कि एक करंट आई इसमें कहीं से आ रही है और दूसरा कोई स्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका सारा का सारा करंट लीक होकर इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, इसका सारा का सारा करंट इंफिनिटी लीक होकर इंफिनिटी पे जा रहा है, तो तुम जो भी करंट डेंसिटी लिखते वो लिख लो, ठीक है। यानी कि अकेले इससे जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो स्पेस में किसी एक्स डिस्टेंस पे जो करंट डेंसिटी आएगी वो लिख लो, ठीक है। अब मान लो ये नहीं होता, मान लो उल्टा होता, एक दूसरा स्फेयर हमारे पास होता, ठीक है, उसमें से हम करंट विड्रॉ कर रहे होते और दूर दूर तक कुछ नहीं होता, तो ऐसे केस में करंट यूनिफॉर्मली आती, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली आता, इन्फिनिटी से ट्रैवल करते हुए आता। तो इस केस में स्पेस में जो करंट डेंसिटी क्रिएट होगी वो लिख लो, ठीक है। अब दोनों इफेक्ट अगर एक साथ है, यानी कि ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो करंट डेंसिटी आएगी वो इंडिविजुअल इफेक्ट्स का सम होगी। तो यहां पे हमने यही करा है और आगे भी हम यही करेंगे। तो एक बार हमने जब जे लिख लिया है, जैसे जे का एक्सप्रेशन बना था, जे का एक्सप्रेशन बना था आई अपॉन 4 पाई, क्या लिखा था हमने, आर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन 4 पाई एल माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जे की वैल्यू आ गई। अब जे आ गया तो हम ई को लिख सकते हैं रो इंटू जे, तो यहां से बन जाएगा रो आई बाय 4 पाई, देखो रो आई बाय 4 पाई कॉमन आ गया, एन 1/r² प्लस 1/l-r², ठीक है। तो ये आ गया ई। अब ई आने का मतलब ई एज अ फंक्शन ऑफ आर पता लग गया हमें, तो हमें ये पता लग रहा है कि यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फेयर्स, इसको मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रल। मॉड क्यों लगा दिया मैंने, मुझे साइन से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स करो, कम चीजों के ऊपर ध्यान दो, साइन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो आई बाय 4 पाई एंड देन इसका इंटीग्रल, तो इसका मैं सीधा इंटीग्रल ही लिख देता हूं। तो 1/r² का इंटीग्रल हो जाएगा -1/r, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/l-r, एंड देन -1 से डिवाइड भी करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। और अब r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, तो इस स्फेयर की सरफेस से लेके इस स्फेयर की सरफेस तक चेंज करते हैं, तो ये हम लिखने वाले हैं a से लेकर l-a तक, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके आगे बस हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वो हम कर देते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो पहले थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे रो आई बाय 4 पाई, और यहाँ पे आ रहा है -1/r, तो चलो हम नीचे ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा l-l+r, ठीक है, और प्लस आर, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। और अब ये a से लेके l-a तक जाएगा, तो ये बन जाएगा रो आई बाय 4 पाई, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया 2r माइनस एल अपॉन आर, एल माइनस आर। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे a से लेके l-a तक, तो ये बन जाएगा रो आई बाय 4 पाई, रो आई बाय 4 पाई 2l-2a-l, ये मैंने 2r की वैल्यू डाल दी है, ठीक है, अपॉन r की जगह वापस ये डालेंगे तो l-a और r-l-a, तो ये a बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहली अपर लिमिट को डाला है, अब लोअर लिमिट को डालते हैं। तो लोअर लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा 2a-l डिवाइडेड बाय a इंटू l-a, ठीक है। तो ये बन गया। तो यहाँ से देखो रो आई बाय 4 पाई कॉमन आ जाएगा, और ये है a इंटू l-a, a इंटू l-a, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, a इंटू l-a, तो ये बन जाएगा l-2a प्लस l, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो रो आई बाय कितना हो गया 4 पाई a l-a, 4 पाई a l-a, एंड देन दिस इज टू टाइम्स ऑफ l-2a, चेक करो 2 टाइम्स ऑफ l-2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या
क्योंकि एल ए से बहुत बड़ा है तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा रो आई बाय टू पाई ए, रो आई बाय टू पाई ए, और ये बन जाएगा केवल एल, क्योंकि एल टू ए के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, और नीचे वाला भी बन जाएगा केवल एल, तो बस यही रह जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली यही रह जाएगा। सो ठीक है, तो ये हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल दी है। तो डेल्टा वी अगर आ रहा है आई इंटू समथिंग, तो ये जो समथिंग बनेगा यही रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन टू पाई है। ठीक है, तो देखो गाइस किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया है, आंसर भी मैच कर लेते हैं। तो रो अपॉन टू पाई है इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अब यही टेक्निक हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस इज लोकेटेड एट डिस्टेंस एल फ्रॉम इनफाइनाइटली आइडियली कंडक्टिंग प्लेन, स्पेस इज फिल्ड विद होमोजेनियस पोरली कंडक्टिंग मीडियम विद रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, और ए एल से बहुत छोटा है, करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन निकालना है हमें, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो गाइस सिचुएशन कैसी है पहले वो देखते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक स्फेयर है और इस स्फेयर से काफी दूर एक इनफाइनाइट साइज का कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, अब गाइस देखो ये चीज मैंने तुम्हें एक डिफरेंट वीडियो में सिखाई थी। लाइक इस तरह की सिचुएशन को हम मेथड ऑफ इमेजेस से डील कर सकते हैं। जैसे इस कंडक्टिंग प्लेन की प्रेजेंस से क्या होगा कि यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, या तुम ये मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन का हम सिमुलेशन बना लेते हैं। मतलब ये सेम सिचुएशन तब भी अराइज हो जाती है जब ये कंडक्टिंग प्लेन ना होकर, ये कंडक्टिंग प्लेन ना होकर आई थिंक आई लॉस्ट द पेज। ओके, दोबारा बना देता हूँ मैं। हाँ, ओके। सो अगर ये कंडक्टिंग प्लेन ना होकर यहाँ पर एक स्फेयर होता और करंट इससे निकल के इसमें जा रहा होता, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया होता, तो भी फील्ड पैटर्न सेम ही बन जाता है क्या? नोटिस करके देखो, उससे भी फील्ड पैटर्न आइडेंटिकल बन जाता जैसा। ठीक है, तो इससे मैं कंक्लूड क्या करना चाहता हूँ, इससे मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हमें निकालने को कहा जाता, ठीक है, और उसको हम आर डिक्लेयर करते, तो इस पोर्शन का भी आर होता। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि करंट यहाँ से जाके, ठीक है, इस पोर्शन को क्रॉस करके, इसको भी क्रॉस करके इसमें आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस पूरे रीजन का जो रेजिस्टेंस है उसको हम टू आर लिख सकते हैं, और ये हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिराइव किया है, ये रो बाय टू पाई ए हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आधे पार्ट का रेजिस्टेंस है, यानी कि कंडक्टर स्फेयर से लेकर कंडक्टिंग प्लेन तक का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो बाय फोर पाई ए। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो मतलब हमने ये वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया है, रेजिस्टेंस। अब देखा है करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बॉल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बॉल एंड द प्लेन। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बॉल। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मान लेते हैं कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे हम करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको निकालने के लिए अगेन हम सिमुलेटेड सिचुएशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो फायदा है हमें। यानी कि अगर इस सिचुएशन मतलब यहाँ पे अगर ई फील्ड आएगा फर्स्ट स्फेयर की वजह से, तो सेकंड की वजह से भी ई आ जाएगा। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो जो नेट ई आएगा, ठीक है, वो टू ई कॉस थीटा आ जाएगा। देखो जो ई आएगा वो मतलब ई नेट जो आएगा वो आएगा टू ई कॉस थीटा। अब मैं ई निकालने में इंटरेस्टेड क्यों हूँ? क्योंकि मैं ई से रो की बात करंट डेंसिटी की बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ई को हम क्या लिखेंगे? ई को मैं लिख दूंगा रो इंटू जे। जे को हम क्या लिखेंगे? आई अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्फेयर की वजह से, इस स्फेयर की वजह से यहाँ पे जो करंट डेंसिटी आती है वो ये होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। कॉस थीटा हो जाएगा कितना? ये डिस्टेंस हमको एल दे रखा है, तो ये एल बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया रो आई बाय टू पाई आर क्यूब इंटू एल। ये चेक करो। ठीक है, तो मैंने डबल तो कर ही दिया था, ई कॉस थीटा लिख दिया है। तो ये ई नेट आ रहा है और इसको हमें लिखना चाहिए रो इंटू जे। ठीक है, तो यहाँ से रो कैंसिल। तो जे की वैल्यू अभी आई की टर्म्स में आ गई है। जे की वैल्यू आई की टर्म्स में आ रही है आई एल अपॉन टू पाई आर क्यूब।
ठीक है, ये जे की वैल्यू आ गई है। अब आई को हम लिख सकते हैं वी बाय आर, तो ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर। आर हमने निकाला था रो बाय 4 पाई ए, ठीक है, और तो ये एल से मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, सो वी आर नाउ लुकिंग एट 2 VAL, 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 VAL बाय रो आर क्यूब। सो दिस शुड बी दी करंट डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्फेयर ऑन द शीट। तो आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 2 ALV बाय रो आर क्यूब जो कि आ गया है, ठीक है, और दूसरा था रो बाय 4 पाई ए जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो देखो किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ये क्वेश्चंस इजी नहीं होते, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ये। एक्चुअली थॉट एक बार अगर पता लग जाए कि क्या सोचना होता है तो फिर डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है, दे आर लोकेटेड इन पुअरली कंडक्टिंग मीडियम विद रेजिस्टिविटी रो, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द वायर्स इज इक्वल्स टू एल, द क्रॉस सेक्शनल रेडिया ऑफ ईच वायर इज ए, एंड ए को एल से बहुत छोटा मान लेना है। फाइंड द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इक्वली रिमूव फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर्स बाय डिस्टेंस आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स हमको दे रखा है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो देखो पहले मैं सिचुएशन ड्रॉ करके समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर मान लेते हैं, ठीक है, और ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल वायर रखा हुआ है सच दैट कि दोनों की एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है। मतलब ये मैंने फर्स्ट सिलेंडर की एक्सिस बना दी है और ये मैं सेकंड सिलेंडर की एक्सिस बना देता हूँ। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एल मान लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो ए मान लेते हैं और इसका रेडियस भी ए मान लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमको दे रखा है कि ए जो है वो एल से बहुत छोटा है। मतलब इमेजिन करके देखो अगर एल को हम बहुत बड़ा कर देंगे तो ये जो वायर्स है ये लिटरली वायर्स लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब हमको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 1 मीटर का मान की करनी है। मतलब ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक मान लो, नीचे भी इन्फिनिटी तक मान लो, क्योंकि हमको दे रखा है ऐसा, ठीक है। इसको भी इन्फिनिटी तक मान लो और इसको भी इन्फिनिटी तक मान लो। मान लेते हैं कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम 1 मीटर लेंथ के लिए करने वाले हैं। इस 1 मीटर को हम कोई सिंबल भी असाइन कर सकते हैं जैसे कि एच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इस पार्ट के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे, वापस हम इस 1 मीटर को मैं एच से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, वापस अगर केवल अकेला सिलेंडर होता तो उससे जो करंट निकलता उस करंट को आई मान लेते हैं। तो ये करंट एक सिलेंडर की फॉर्म में स्पेस में एक्सपैंड करता, मतलब जैसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है उसके बारे में सोचो, ठीक है। उस तरह की शेप में ये करंट स्पेस के अंदर फ्लो करता। यानी कि इससे आर डिस्टेंस पे हम जो करंट डेंसिटी लिखते तो वो हम लिखते कुछ आई डिवाइडेड बाय आई। क्या है, आई इस रीजन से फ्लो करने वाला करंट है। मतलब देखो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा ना, तो इस इनफाइनाइट लेंथ का करंट हम लिख नहीं पाएंगे, तो यूनिट लेंथ का करंट को आई मान लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट लेंथ में आई करंट है, तो आई को डिवाइड करेंगे हम 2 पाई आर इंटू एच। चेक कर लो ये जो सिलेंडर बनेगा आर डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, वेयर एच इज 1 मीटर। तो ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो करंट डेंसिटी आ रही है, ठीक है। अब करंट कलेक्शन की वजह से इस रॉड से इस वायर से करंट आई बाहर निकलेगा, यहाँ से करंट आई अंदर आया था, यहाँ से करंट आई बाहर जाएगा, तो करंट कलेक्ट होगा स्पेस में, ठीक है। इस वायर की तरफ आके कलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो जे आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एल माइनस आर, चेक कर लो, इंटू एच। तो ये करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर हो गई। अब बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा, कैसे, ई को हम रो इंटू जे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रो इंटू आई अपॉन 2 पाई एच, ठीक है। तो हमने रो को कॉमन निकाल दिया और आई को निकाल दिया, 2 पाई को निकाल दिया, एच को निकाल दिया, आई को निकाल दिया, 2 पाई को निकाल दिया, एच को निकाल दिया। तो अब हमारे पास बचा 1/r प्लस 1/l-r, ठीक है। और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर आ गया। अब इसका हम करेंगे क्या, अगेन सेम स्टेप्स है। डेल्टा वी का मॉड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे। मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें साइन से कुछ खास मतलब है नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे अगर हम, तो यहाँ से देखो रो आई बाय, एक सेकेंड, लाइन एक्स्ट्रा बन गई है। तो रो आई बाय 2 पाई एच, रो आई बाय 2 पाई एच,
और 1/r प्लस 1/l माइनस आर इंटू डी आर। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो रो आई बाय 2 पाई एच, सारे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएगा एल एन आर प्लस एल एन आर एल माइनस आर, ये बन जाएगा एल माइनस आर अपॉन -1, और आर की वैल्यू चेंज होगी ए से लेकर एल माइनस ए तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा रो आई बाय 2 पाई एच, और ये हो जाएगा एल एन एल माइनस ए अपॉन ए, और इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो एल माइनस ए अपॉन ए, ए ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, रो आई बाय 2 पाई एच, 2 टाइम्स ऑफ एल एन एल माइनस ए अपॉन ए, अगेन एल ए से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं रो आई बाय पाई एच इंटू एल एन एल बाय ए से। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकालने का इंतज़ाम कर लिया है। डेल्टा वी की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि आ रही है रो बाय पाई एच एल एन एल बाय ए, ठीक है, इनटू आई। तो आई के साथ जो कुछ भी बचा वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर की वैल्यू, आर पर यूनिट लेंथ, ये एच जो है मतलब एच लेंथ का आर हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये आएगा रो अपॉन पाई एच एल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर हमें पर यूनिट लेंथ की बात करनी है तो एच की जगह 1 मीटर डाल देंगे। तो ये हो जाएगा रो बाय पाई एल एन एल बाय ए। तो ये देखो ये बी पार्ट निकाल दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं ए पार्ट के ऊपर। ये हमने अभी फिलहाल निकाला है बी पार्ट। ठीक है, अब ए पार्ट पे आते हैं। करंट डेंसिटी निकालनी है हमको एट अ पॉइंट विच इज इक्वली रिमूव्ड। ठीक है, तो हमें करंट डेंसिटी कहाँ चाहिए? देखो अगर इस फिगर को हम टॉप से देखेंगे तो ये दोनों वायर हमें यू डॉट्स की फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, तो वो वाला व्यू बनाते हैं। तो ये दोनों वायर टॉप व्यू से देखने पे इस तरह से नजर आएंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा और वो एल के बराबर होगा। अब अगर इनसे इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट है और उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें आर मानना है, तो हम इस तरह के पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगेन हम वापस हमको यहाँ पे क्या पूछा है? करंट डेंसिटी पूछी है, करंट डेंसिटी पूछी है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या हम करंट डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ से आई करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहाँ पे जो करंट डेंसिटी आएगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो आएगी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच। ठीक है, सेम डेंसिटी दूसरे की वजह से आएगी लेकिन डायरेक्शन अलग आएगी। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बाय पाई आर एच, आई बाय पाई आर एच, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आई बाय पाई आर एच इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये आई कौन सा है? ये आई वो करंट है जो यूनिट लेंथ में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, इसको लिख देंगे आई बाय पाई आर एच, और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इट विल बिकम एल बाय 2/r। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। तो मैंने एल लिखा है, पाई आर एच लिख दिया है, ये सब। तो और आई को हम लिख देंगे डेल्टा वी बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा वी, तो अप्लाइड वोल्टेज ही हुआ। ठीक है, इसमें दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो अप्लाइड वोल्टेज वी हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था, रेजिस्टेंस यहाँ तो निकाला था हमने। तो ये हो जाएगा रो बाय पाई और नीचे में एल एन एल बाय ए। तो यहाँ से देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमको निकालना क्या था? करंट डेंसिटी निकालनी थी हमको। ठीक है, तो वी, ये पाई कैंसिल हो गया, एल अपॉन 2r² एच। ठीक है, और रो एल एन एल बाय ए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इस एच का क्या करें? ठीक है, तो ये समझने की बात है कि आई हमने कैसे लिखा होगा। तो आई को हमने आई जो है वो यूनिट लेंथ की करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो एच को यूनिट डालना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने आई वही माना हुआ है। हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली है वो भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अगर तुम एच लेंथ का पूरा रेजिस्टेंस डालोगे तो यहाँ पे एक एच आना चाहिए था, यहाँ पे एक एच आता तो वो इस एच से कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो अगर हम एच को 1 डाल देंगे तो एक ही बात हो जाएगी। तो ये वी एल अपॉन 2r² रो एल एन एल बाय ए। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। चेक करते हैं सही आया क्या।
ठीक है, तो VL मुझे दिख गया है, ये रहा। फिर 2 रो स्क्वायर, 2 रो R स्क्वायर, ये भी आ गया। ठीक है, ये देख लो 2 रो R स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ln l बाय रो, तो ये मैच कर गया है, और आई गेस ये भी मैच कर गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा रो बाय पाई ln l बाय a, तो ये रहा रो बाय पाई ln l बाय। तो देख सकते हो गाइस कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है। आई होप अब तक तुमको समझ में आ गया होगा। हमें क्या मानना होता है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता तो करंट कैसे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको माइंड में रख के J लिख लो। ठीक है, दूसरे के वजह से भी लिख लो, दोनों को ऐड कर दो, फिर E का एक्सप्रेशन रो J लिख लो, E को इंटीग्रेट करके डेल्टा V निकाल दो, और ये डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगी, तो I का जो कोएफिशिएंट बचेगा वो R हो जाएगा। ठीक है, तो वंस यू गेट दी R, उसके बाद हमने जो स्टेप्स किए उन्हीं को रिपीट करना होता है टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड और J एज अ फंक्शन ऑफ R। ठीक है, तो ये हमने एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करे। अब मैं एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है, मतलब कि है तो ये भी सुपरपोजिशन थ्योरम ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होता है, देखते हैं। अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एरोडोव का। ठीक है, तुम लोगों ने अगर कहीं भी से तैयारी करी है, अगर 12th में ये चैप्टर फिनिश कर चुके हो, तो इन ऑल लाइकलीहुड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक इनफाइनाइट ग्रिड है जिसकी स्क्वायर सेल्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बिटवीन द नेबरिंग जॉइंट कनेक्शन इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, तो कोई भी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस हमको आर नॉट दे रखा है, और हमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हम ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज वी मान लेते हैं, इससे करंट आई फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस पूरी ग्रिड को हटा के अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती। ऑफ कोर्स उस सिंगल रेजिस्टेंस को लगाने का बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी सेम ईएमएफ की बैटरी सेम करंट दे रही होती। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आर इक्विवेलेंट होगा कितना। ठीक है, तो इसका तरीका देखो क्या होगा। इसका तरीका ये होगा, अगेन हम ये मान लेते हैं कि ये जो ग्रिड हमें गिवन है, अगर इसमें हम सिर्फ करंट को सेंड कर रहे होते, ठीक है, जैसे ये ए मान लेते हैं, ये ग्रिड चारों तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो हमने इस ग्रिड के अंदर सिर्फ करंट को भेजा होता, अंदर भेजा होता। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जैसे हमने यहां से मान लो आई करंट भेजा होता, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी था। सोच लो। ठीक है, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने दूसरी जगह पे वायर नहीं लगाया है करंट को विड्रॉ करने के लिए, मैं सिर्फ करंट भेज रहा हूं, और ये ग्रिड इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट है हर डायरेक्शन में, तो फिर जो भी करंट मैं भेज रहा हूं उसके लिए सारी डायरेक्शंस, यानी 4 डायरेक्शन ही है, मतलब कि नोड पे 4 वायर है और चारों वायर सिमेट्रिकल हो गए, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब करंट का इक्वल डिवाइड होना कंपलसरी है। तो ये आई नॉट बाय 4 ये हो जाएगा, आई नॉट बाय 4 ये हो जाएगा, आई नॉट बाय 4 ये हो जाएगा, और आई नॉट बाय 4 ये हो जाएगा। ये हो गया डिविजन की वजह से इस ब्रांच में हमने करंट लिख लिया है। अब सपोज अगर ये वाला वायर नहीं होता और सिर्फ हम यहां से करंट को विड्रॉ कर रहे होते, तो सिचुएशन ऐसी होती कि एक ग्रिड है, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट है जिससे करंट को विड्रॉ किया जा रहा है, तो अगेन बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल नेचर हियर इक्वल करंट वुड हैव कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये सारी करंट आई नॉट बाय 4 होती। ठीक है, तो अगर हम केवल डिस्ट्रीब्यूट करते तो इस नोड के एडजेसेंट जो ब्रांचेस हैं, जो जुड़ी हुई ब्रांचेस हैं, उनमें आई नॉट बाय 4 आता। अगर मैं यहां से करंट को कलेक्ट करता तो इसमें आई नॉट बाय 4 आता, और बाकी इसमें इसमें और इसमें आता। तो अगर मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगा तो इस वाली ब्रांच में चीजें मतलब करंट ऐड हो जाना चाहिए, तो इस ब्रांच में जो करंट मिलेगा वो मुझे मिलेगा आई नॉट बाय 4 प्लस आई नॉट बाय 4। तो ये करंट मिलेगा, इसको अगर मैं इसी ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये V के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा V, यहां से देख लो, मतलब यहाँ का करंट अगर मुझे पता लग गया तो करंट टू R करूंगा तो V आ जाएगा। ठीक है, और इसी V को हम लिखेंगे क्या, इसी V को हम लिखेंगे I इंटू आर इक्वलेंट। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने इस सर्किट को देख के लिखा, कि इस सर्किट को देख के हम लिख ही सकते हैं ना कि I इंटू आर इक्वलेंट जो होगा वो V के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से देखो ये I एक्चुअली आई नॉट है, तो बस हो गया। तो R इक्वलेंट की वैल्यू R/2 आ गई, चेक कर लो। ठीक है, तो चेक ये करो कि मैंने क्या क्या आर्गुमेंट दिए थे गाइस। अगर अभी एक बार में ग्रास्प नहीं कर पाए हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, दोबारा पूरा आर्गुमेंट सुनो। ठीक है, एंड ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि ये सही है। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था ये उसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी से इंस्पायर्ड है ये जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सेम टाइप का। तो अगेन सेम, ये तो आंसर है। ठीक है, तो अगेन सेम ग्रिड है। अब ये क्वेश्चन है पाथ फाइंडर का, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन थे इरोडोव के। सेम क्वेश्चन है, तो अगर ए और बी में निकालने को बोलेंगे तो वो तो R/2 आ जाएगा, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच। व्हाट अबाउट अगर हम ए और सी के बीच में निकालने को बोल रहे हैं। ठीक है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है भाई, अगर मैं सिर्फ ए पे वायर भी जुड़ा हुआ मान लेता
तो चारों ब्रांच के अंदर जो करंट आती मैं लिख देता, और वो करंट कितनी होती, वो करंट I/4 होती। ठीक है, ये तब होता अगर सिर्फ मैं ए पे करंट को दे रहा होता और कुछ नहीं कर रहा होता। अब अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो अगर हम कहते हैं कि भाई हम करंट को दे नहीं रहे हैं, ठीक है, हम करंट को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम करंट को एक मिनट, हम करंट को विड्रॉ कर रहे हैं सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट से अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो नोटिस करो कि सी से पास होने वाला ये सिमेट्री प्लेन हो गया एक, इस प्लेन के अबाउट जो भी लेफ्ट हाफ में हो रहा है वो सब राइट हाफ में होगा। तो यानी कि यहाँ से जो भी करंट आएगा यहाँ से उतना करंट आना ही चाहिए। तो टोटल करंट हम जितना भी विड्रॉ कर रहे हैं उसका आधा इधर से आएगा और आधा इधर से आएगा। तो अगर मैं सिर्फ ए और सी के बीच की बात करूं, ए और सी के बीच की बात करूं, तो इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट ये था कि I0/4 करंट होना चाहिए था। कलेक्शन का इफेक्ट ये है कि I0/2 करंट होना चाहिए। तो ओवरऑल करंट इसके अंदर कितना हो गया, ये 3I/4 हो गया। तो हम लिखेंगे कि 3I/4 जो है यानी कि करंट, ओवरऑल करंट इन दिस ब्रांच इनटू इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो कि R/2 होगा, ये इक्वल होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज के, और अप्लाइड वोल्टेज को हम करंट इंटू आर इक्वलेंट भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 3R/8। ठीक है, तो ये होगा। अब तुम चेक कर लो आंसर्स। ठीक है गाइस, आई होप कि तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद कर रहे हो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बताते जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर टू वॉच शॉर्ट वीडियोज इंस्टेड ऑफ टू लॉन्ग वीडियोज। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर ए और बी के बीच में पूछा जाए, ए और बी के बीच में अगर पूछा जाए, देखो कुछ नहीं करना। करंट अगर सिर्फ ए पे आता और बी पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता, सी पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता, तो करंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता। तो ए बी ब्रांच के अंदर जो करंट जाता वो I0/3 चला जाता। सेम लॉजिक हम बी के लिए देंगे। अगर बी से हम केवल करंट को कलेक्ट करके बाहर निकाल रहे होते तो इस ब्रांच में जो करंट आता वो ओवरऑल करंट का 1/3 आता। यानी कि जब दोनों करंट को ऐड कर देंगे तो 2I/3 आ जाएगा। तो 2I/3 multiplied by R, this will become equal to V applied, which is what, which is like I0 into R equivalent। तो यहाँ से R equivalent की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऑफ R। ठीक है, ये मैंने A और B के बीच में निकाला है। ठीक है, A और B के बीच में। अब A और C के बीच में निकालना और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, A और C के बीच में वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो A और C के बीच में, इसको मिटा देता हूँ मैं, ऑफकोर्स वीडियो में रिकॉर्ड हो ही चुका है। तो इफ़ यू वांट टू सी समथिंग यू कैन गो बैक एंड पॉज द वीडियो। ठीक है, अब अगर मैं A और C के बीच में निकाल रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग है गाइस, ये देखना। और मेरे टीजर का हिंट भी यहीं से मिलेगा, जो मैं टीजर देने वाला हूँ उसका हिंट यहीं से मिलेगा। तो अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आई, यहाँ से आई करंट आएगा या I0 करंट आएगा, 3 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देख लो। ठीक है, इस पार्ट में चला गया, दिस इज I0/3। ठीक है, इस पार्ट में चला गया, दिस इज I0/3, और इस पार्ट में चला गया, दिस इज I0/3। चलो अच्छी बात है। अब क्या होगा, देखो ये जो करंट है, ये करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, थिंक अबाउट दिस, कि ये जो ब्रांच है, यहाँ से अगर मैं प्लेन इमेजिन कर लूँ, तो क्या ये प्लेन इस पूरी ग्रिड के लिए सिमेट्री प्लेन बनता है? सोच के देखो, क्या ये प्लेन इस पूरी ग्रिड के लिए सिमेट्री प्लेन बनता है? क्या इसका लेफ्ट हाफ इसका राइट हाफ की इमेज बनता है? मेरे को तो दिखाई दे रहा है। क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखो बैटरी जिस पॉइंट पर कनेक्टेड है वो इसी प्लेन पे आ गई। अभी अगर मान लो बैटरी इस पे कनेक्टेड होती तो प्रॉब्लम होती कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, इसकी इमेज जो पॉइंट बनता उस पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दैट वुड हैव बीन प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर ये बैट इसी प्लेन पे आ गया है तो इस पॉइंट की इमेज खुद ही बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमने वायर को भेजा है तो उसकी इमेज पे भी वायर प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट आकर बिकॉज ऑफ द सिमेट्री वी कैन से कि इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो I0/3 का आधा यानी कि I0/6 और I0/6, तो ये हम C तक पहुंच गए। ये सेम आर्ग्यूमेंट देखो इस ब्रांच के लिए भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मैं अगर यहाँ पे प्लेन इमेजिन करता, ठीक है, तो ये प्लेन भी सिमेट्री प्लेन बन जाता। तो हम यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट दे सकते थे कि ये जो करंट है ये वाली, ये ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता तो यहाँ से पास होने वाला प्लेन भी सिमेट्री प्लेन बन जाता और यहाँ पे आने वाली करंट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती। अभी तो यहाँ तक क्लियर है सारा? ठीक है, तो अब हमने इस ब्रांच की करंट को I0/3 लिख लिया, इस ब्रांच की करंट को I0/6 लिख लिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट है। अब अगर हम कलेक्शन मान ले, अब अगर हम C से कलेक्शन के बारे में सोचे, ठीक है, पहले मैं सारा मिटा देता हूँ एक बार। तो अगर हम C पॉइंट से कलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो अब सोच के देखो, अब वापस वही होगा कि C पॉइंट से अगर हम कलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ की करंट, यहाँ की करंट और यहाँ की करंट इक्वल होगी और वो I0/3 ही होनी पड़ेगी।
ठीक है, और ये करंट यहाँ से इन दोनों से आई है, इन दोनों ब्रांच में इक्वल होनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज सिमेट्री प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये आई नॉट बाय 6 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस ब्रांच में आ रहा था आई नॉट बाय 3, ठीक है, और कलेक्शन की वजह से आ रहा है आई नॉट बाय 6। इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा था आई नॉट बाय 6 और कलेक्शन की वजह से आ रहा है आई नॉट बाय 3। तो इन दोनों ही ब्रांचेस के अंदर जो ओवरऑल करंट है आफ्टर सुपरपोजिशन वो है ये, यानी कि 2, यानी कि आई नॉट बाय 2। तो दिस इज द ओवरऑल करंट इन दिस ब्रांच। ओवरऑल का मतलब हम अलग अलग सम किया, हमने इसका सम किया पहले और फिर इसका किया, इंसिडेंटली दोनों इक्वल आ गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम ए पॉइंट से एंटर कर रहे हैं उसका पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं, तो माइनस आई नॉट बाय 2 इंटू आर, बी तक आ गए, अब बी से सी तक चलते हैं, माइनस आई नॉट बाय 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई है आई नॉट इंटू आर। ठीक है, ये मैंने सही करा, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज बस यही लिख देंगे। तो यहाँ से मतलब इसको हम लिख देंगे आई नॉट इंटू आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आर ही आ गई इस ग्रेड के लिए। तो चेक करते हैं एक बार आंसर। ठीक है, ए और सी के लिए आर के बराबर आ गई एज यू कैन सी हियर। ठीक है गाइस, तो आई होप तुमने ये सारा पूरा पूरा सेशन एंजॉय किया होगा गाइस। स्पीड मैंने थोड़ी हाई रखी थी, जानबूझ के रखी थी, सो दैट स्लो करना तो तुम्हारे हाथ में ही है, पॉज करना तुम्हारे हाथ में है। तो जब मैं ये जो सेशन लेता हूँ ये वाले, इसमें मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं 30 मिनट्स के अंदर वो कवर कर दूं जो कि मैं पढ़ाते वक्त 1.5 आवर में कवर करता हूँ। ये बात वो बच्चे जानते भी होंगे जो मेरे साथ KVPY क्लासेस अटेंड करते हैं वेव सेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, वेदांत प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कि यूजुअली उन क्लासेस के अंदर हम जो कंटेंट कवर करते हैं मैं इन वीडियोस के अंदर उसको हाफ टाइम के अंदर कवर करता हूँ। ऑफ कोर्स क्योंकि अभी मुझे तुम लोगों के सॉल्व करने के लिए वेट नहीं करना। ठीक है, यू कैन डू दैट, और स्पीड भी मैं फास्ट रख सकता हूँ बिकॉज यू कैन रेगुलेट माई स्पीड एट योर ओन डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन है इरोडोव के क्वेश्चन का एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो ग्रिड थी, ऐसी ग्रिड की अगर मैं लेयर्स लगाता जाऊं, जैसे ये डिस्टेंस मान लो एल डिस्टेंस पे है, तो इसी ग्रिड को मैं प्लेन से बाहर एल डिस्टेंस पे लेयर्स लगाता जा रहा हूं और फिर नोड्स को आपस में ज्वाइन करते जाएं, जिससे कि हमें एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क मिले। ऐसा मैट्रिक्स, रियल सेंस में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मूवी देखी तुम लोगों ने? ठीक है, तो अब ये बन गई है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर दिख रहा है क्यूब 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 है, हम ये जो फिगर बना हुआ है ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स के अंदर घुस के बैठे हैं हम, मतलब ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो उसी मैट्रिक्स के अंदर बैठा हुआ है। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो आर मान लो, यानी कि जैसे अगर मैं सिर्फ इस ब्रांच की बात करूं तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो आर मान लो। ठीक है, ऐसी सारी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस आर है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, और ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। दो चीजें पूछी है मैंने, ए और बी और ए और सी, और इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर ए और सी के बीच में निकाल दिया तो ए और बी के बीच में तो निकाल ही दोगे। तो गाइज करो इसको सॉल्व, और करके तुम्हें करना क्या है, सोल्यूशन, साफ सुथरा सुंदर सोल्यूशन मुझे इस ईमेल आईडी पे भेजो। ठीक है, अपनी ईमेल की हेडिंग रखना ये टीजर सोल्यूशन कोलोन फिजिक्स, बिकॉज वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है, और साफ सुथरा अच्छा सोल्यूशन मेरे को भेजो। ठीक है, एंड आई विल चेक योर सोल्यूशन एंड आई विल रिवर्ट, आई विल लेट यू नो वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट। ठीक है, होपफुली you will be replying and hopefully I'll be getting a lot of correct responses. Hopefully you have understood whatever I've taught today and you have enjoyed it too. With that note guys, I'll bid farewell. उसके पहले ये मत भूलना, ठीक है, if you don't know what एकलव्य is, find it out। ठीक है, बहुत बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है गाइज, और फाइनली एक पॉइंट और रह गया छोटा सा, ये QR कोड स्कैन कर लो या फिर ये लिंक जो दे रखा है इस लिंक को यूज करके ब्राउजर पर टाइप कर लो। यहां से एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसपे एकलव्य टीम, हमारी टीम जितने भी बैचेस रन करती है उनकी डिटेल्स आएंगी और उनकी अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स भी आएगी। अभी नियर फ्यूचर में कोई अपकमिंग बैच नहीं है। ठीक है, खैर एनीवेज ये वीडियोस आई एम नॉट श्योर तुम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो इस वीडियो को, तो जस्ट चेक इट आउट अपकमिंग बैचेस का। हमारे बैचेस जनरली बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स देते हैं हम स्टूडेंट्स को। लाइक ऑफ कोर्स देयर इज अ क्राइटेरिया, लाइक यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू, बट इफ वी सेलेक्ट यू आफ्टर द इंटरव्यू देन यू विल बी गिवन अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंट टू द पॉइंट ऑफ कि जैसे 95% एंड अबव, लाइक यानी कि अगर मतलब लाख रुपए का कोर्स भी है तो यू विल नॉट बी आस्क्ड टू पे मोर देन मे बी 2000 3000 और इवन लेस देन दैट डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर इंटरव्यू गोज। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन गाइज। ठीक है, विद दैट ऑन दैट नोट आई विल बिड यू फेयरवेल गाइज। जो भी मैंने पढ़ा है ये सारा का सारा सेशन नोट इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन मेक यूज ऑफ दैट।
All right, guys. Bye bye. Take care. I'll see you next week with another video. Bye.